बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब्रॉड पढ़ते हुए देख मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अब्रॉड पढ़ने जाना चाहिए, क्योंकि सुनने में तो ऐसे ही आया था कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो मैं भी देखना चाहती थी कि अब्रॉड के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। दुनिया में न जाने कितने ही स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, लेकिन दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की है और इस बात से न जाने कितने ही इंडियंस अनजान है। आज कोई बेस्ट यूनिवर्सिटीज का नाम ले तो दिमाग में अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज का नाम आता है, पर आज से 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। आज जहां इंडियंस के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं, वहीं 1500 साल पहले दुनिया भर से बच्चे भारत आया करते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका पढ़ाने का तरीका, क्वालिटी और एजुकेशन ऐसा था कि जिसे आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी रेप्लिकेट नहीं कर पाई। नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, मतलब एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। इसके नाम की तरह ये यूनिवर्सिटी दुनिया की एक ऐसी जगह थी जहाँ ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 300 एकड़ में फैली हुई इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जहाँ दुनिया के हर कोने से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये यूनिवर्सिटी 700 सालों तक दुनिया को सीख देती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ ज्ञान ही नहीं, एक आर्किटेक्चर मार्बल थी। इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड्स थे, जिसमें मंदिर, क्लासरूम्स, हॉल, स्तूप, डॉर्मेटरी, लेक्स और पार्क्स भी थे। 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बनाया गया था और यहाँ का मेन अट्रैक्शन था यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि यहाँ सारी स्ट्रीम्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिलाकर लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बनाई गई थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को भेंट स्वरूप दिया था। उन्होंने शुरुआत में बुद्धिज्म का प्रसार किया। साल 629 में एक बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना से 16,000 किलोमीटर पैदल इंडिया आए थे, ताकि वो सिर्फ एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी को देख सके और वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सके। दुनिया के अलग अलग कंट्रियों से हजारों बच्चे नालंदा में एडमिशन लेने के होप से इंडिया आते थे। यहाँ पर एडमिशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन एडमिशन तभी मिल पाता था जब आप यूनिवर्सिटी के द्वारपाल के पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब सही से दे पाओ और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ। जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इतना इंटेलिजेंट था, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। आर्यभट्ट, नागार्जुना और धर्मकीर्ति जैसे इंटेलेक्चुअल कभी नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में मशहूर था, तब एक चाइनीज ट्रैवलर और स्कॉलर यूनसांग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिज्म और मिस्टिज्म पढ़ाने के लिए नालंदा में दाखिला लिया। यूनसांग के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस समय वहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 प्रोफेसर्स थे। नालंदा में 10 साल तक नॉलेज लेने के बाद यूनसांग चाइना लौटे। नालंदा के निर्माण के बाद वहाँ लगातार कई बार हमले हुए, लेकिन नालंदा उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई। पर एक हमला ऐसा भी था जिसने नालंदा को पूरी तरह से विध्वस्त कर दिया। ये हमला किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कोई सुधार नहीं था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र से इलाज करा सकते हैं, पर बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो इस सलाह को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो वो सोचते हैं कि एक बार बुलाने से क्या ही हर्ज है। खिलजी राहुल श्री भद्र के सामने एक शर्त रखता है कि वह उनकी दी हुई कोई दवाई नहीं खाएंगे। तो राहुल श्री भद्र खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसे रोज पढ़े, और खिलजी ऐसा ही करते हैं और देखते ही देखते सेहत में सुधार आने लगता है। राहुल श्री भद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह खिलजी ठीक हुआ। पर जब ये खिलजी को पता चला तो उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हुई। उसे लगा कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी ने फैसला लिया कि वो अब इस ज्ञान के सोर्स को ही खत्म कर देगा।
और वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में रह रहे बुद्धिस्ट मॉन्क की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स को जिंदा जला दिया जाता है और लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। कंटेम्पररी हिस्टोरियन मिराज सिराज अपनी किताब तबाकती निसारी में लिखते हैं कि लाइब्रेरी को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग गए थे। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहाँ पर किताबों का। यहाँ बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स ओरिजिनल फॉर्म में थी जो दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही तबाह नहीं किया, बल्कि एक पूरे ट्रेडिशन को, भारत के एक अनमोल खजाने को डिस्ट्रॉय किया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि नालंदा में रीबिल्ड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं और ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को खुद में समेटकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। 2006 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइवल करने का प्रस्ताव रखा और बिहार के गवर्नमेंट ने इसके लिए 455 एकड़ की जमीन भी अलॉट की। साल 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसकी फाउंडेशन की स्टोन रखी और फाइनली 19 जून 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। आज नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो उन्होंने खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा, काफी देर तक घूमे और उसके बाद यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान फिर से बना पाएगी? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।